जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। एमसीक्यू सीरीज़ के 19वें वीडियो के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे कमज़ोर वर्ग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों के बारे में। आज का टॉपिक बीए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीएससी आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। आज के इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन भी रख लें, जिससे जो भी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगे उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आज का पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें पूछा गया है कि कम्पीटिंग इनइक्वलिटीज़ पुस्तक के लेखक हैं। इस प्रश्न के विकल्प के रूप में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है हर्बर्ट हाइमन, ऑप्शन बी है गेलेंटर, ऑप्शन सी है बीआर अम्बेडकर और ऑप्शन डी है लुई डूमा। तो आपको बताना है कि इनमें से किस विद्वान के द्वारा कम्पीटिंग इनइक्वलिटीज़ नाम से पुस्तक लिखी गई हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पुस्तक हैं वो गेलेंटर की हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है, सही विकल्प है, वो है ऑप्शन बी। इस पुस्तक के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि गेलेंटर ने अपनी इस किताब में लिखा है कि देश के इतिहास में विभिन्न कालों में कमज़ोर वर्गों का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पर्याप्त शोषण किया गया है। उन्हें अनेक प्रकार की असमर्थताएं, वंचनाएं और उत्पीड़न आदि दिया गया है। यानी सामाजिक व्यवस्था में कमज़ोर वर्गों को सबसे नीचा स्थान दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद कमज़ोर वर्ग के इन सदस्यों को खामियाजा देना आवश्यक था। यानी उनकी ये जो स्थिति थी, जो सबसे दयनीय और सबसे निम्न स्थिति थी, इस स्थिति को सुधारने के लिए संविधान में कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए उनकी क्षतिपूर्ति के रूप में अनेक प्रकार की संवैधानिक सुविधाएं और सुरक्षाएं दी गई हैं। गेलेंटर ने इसे क्षतिपूरक भेदभाव कहा है। यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न भी बनता है, कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि क्षतिपूरक भेदभाव नाम से जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो किसने दी है। तो ये अवधारणा भी गेलेंटर की है, जिसमें गेलेंटर महोदय कहते हैं कि कमज़ोर वर्गों को संविधान ने जो सुविधाएं दी हैं वो कोई सरकार की अनुकंपा नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि राज्यों को इन वर्गों को ऐसे अवसर देने हैं जिनके माध्यम से समानता की प्रतिष्ठा स्थापित की जा सके। तो इस तरह से ये गेलेंटर का ये कहना है कि जो संविधान के विभिन्न प्रावधानों के द्वारा कमज़ोर वर्गों के लोगों के लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं और जो है वो कानून बनाए गए हैं, वो सरकार की कोई अनुकंपा नहीं है, बल्कि सामाजिक समानता की स्थापना के लिए ये आवश्यक है, ये ज़रूरी है। तो इस तरह से ये यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो ये हुआ कि कम्पीटिंग इनइक्वलिटीज़ पुस्तक किसकी है, ये गेलेंटर की है। इसी के साथ साथ कभी कभी दूसरा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि क्षतिपूरक भेदभाव की अवधारणा किसने दी है। तो आप इसको भी साथ साथ नोट कर लें और जानते रहें कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो गेलेंटर से जुड़ी हुई है। दूसरा प्रश्न है, जिसमें पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। ऑप्शंस हैं साइमन कमीशन, हर्बर्ट रिजले, जीएस घुरिये और जेएच हट्टन। तो इनमें से अनुसूचित जाति का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है, ये आपको बताना है। तो आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर आसानी से कर चुके होंगे, फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए साइमन कमीशन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1927 में साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था और 1935 के अधिनियम में इसे सूचीबद्ध किया गया था और इसे अनुसूचित जाति नाम दिया गया था। तो इस तरह से ये जो अनुसूचित जाति शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है।
आपको बताना है कि इस प्रश्न के लिए जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से आपको देख करके ये बताना है कि जो अनुच्छेद 17 है वो किससे रिलेटेड है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो हैं ऑप्शन ए नागरिकों के शैक्षिक पिछड़ेपन से, ऑप्शन बी है सरकारी पदों पर आरक्षण से, ऑप्शन सी है अस्पृश्यता निवारण से और ऑप्शन डी है व्यावसायिक निर्योग्यता की समाप्ति से। तो इसमें से ये जो अनुच्छेद जो 17 है वो संबंधित है अस्पृश्यता निवारण से। तो यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता निवारण से संबंधित है। इस अधिनियम के द्वारा ये प्राविधान किया गया है कि भारत में किसी भी प्रकार की जो अस्पृश्यता है, छुआछूत की जो अवधारणा है, जो मान्यता है, उसे निषिद्ध घोषित किया गया है, गैर कानूनी घोषित किया गया है। यानी भारत में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का छुआछूत करता है तो वो कानून की दृष्टि से वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जो प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4 है, इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदुओं के लिए सार्वजनिक धार्मिक स्थलों को सभी जातियों के लिए खोल दिया गया था। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 46। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, सही विकल्प जो होगा वो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 25। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत ये प्राविधान किया गया है, ये व्यवस्था दी गई है कि हिंदुओं के जो सार्वजनिक धार्मिक स्थान हैं वो सभी जातियों के लिए उसे खोल दिया गया है, ओपन कर दिया गया है। वहाँ पर उनके प्रवेश के लिए जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध, कोई रोक टोक नहीं लगाया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो अनुच्छेद जो 25 है वो हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल हैं उनको सभी जातियों के लिए खोले जाने से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 निम्न में से किस प्राविधान से संबंधित है। ऑप्शंस हैं सरकारी पदों में आरक्षण, लोकसभा में सीटों के आरक्षण, पंचायत एवं स्थानीय चुनाव में आरक्षण और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से। तो आपको बताना है कि जो अनुच्छेद 335 है वो इनमें से किससे संबंधित है, किस प्राविधान से जुड़ा हुआ है। तो 5वें प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए से हमारा आशय ये है कि अनुच्छेद जो 335 है उसके द्वारा ये व्यवस्था दी गई है कि भारत में सरकारी पदों में जो है वो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी जो सरकारी पदों में जो कमज़ोर और जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको पर्याप्त स्थान प्रदान करने के लिए संविधान के तहत, संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत ये व्यवस्था दी गई है कि सरकारी पदों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो आरक्षण है जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है, जो भारत में अभी भी 1971 की जनगणना के ऊपर आधारित है। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर क्लियर हो गया ना कि ये जो अनुच्छेद 335 है वो सरकारी पदों में आरक्षण से रिलेटेड है और भारत में ये जो आरक्षण है वो जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है और ये जो आरक्षण है वो 1971 की जनगणना के सापेक्ष निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष निम्न में कौन थे। आपको बताना है कि जो प्रथम जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे। इसके उत्तर के लिए जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनका हम नाम बताना चाहेंगे। ऑप्शन ए है दिलीप सिंह भूरिया, ऑप्शन बी है बीपी मंडल, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर और ऑप्शन डी है UN ढेबर। तो आप में से बहुत सारे लोग आसानी से इस प्रश्न का उत्तर गेस कर चुके होंगे कि सही उत्तर क्या है। जो लोग नहीं गेस कर पाए हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि प्रथम अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष थे
वो भारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो प्रथम जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष थे वो UN ढेबर महोदय थे। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है, सही विकल्प है। इस प्रश्न के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि अनुच्छेद जो 339 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 339 है, उसमें ये प्राविधान किया गया है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष पश्चात राष्ट्रपति महोदय एक आयोग की नियुक्ति करेंगे जो उन्हें सुझाव देगा कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए किस प्रकार का प्रावधान, कानून या जो व्यवस्थाएं हैं वो की जानी चाहिए। तो इसी संदर्भ में जो पहला जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग था उसका गठन अप्रैल 1960 में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो UN ढेबर थे। इस कारण से कभी कभी ढेबर आयोग के नाम से भी इस आयोग को जाना जाता है। तो यहाँ पर इसके साथ हम आपको और ये बताना चाहेंगे कि दूसरा जो अनुसूचित जनजाति जाति आयोग था वो 2003 में इसका गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे वो श्री दुलीप सिंह भूरिया थे। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि पहला जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग था उसके अध्यक्ष UN ढेबर महोदय थे और ये 1960 में इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित किया जा सकता है? यानी भारत में अगर किसी जाति को या जनजाति को अनुसूचित जाति घोषित किया जाना है तो उस संबंध में संविधान के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है, कौन सा कानून बनाया गया है? इस प्रश्न के लिए जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो हैं अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो अनुच्छेद है वो किसी भी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति घोषित किए जाने से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए से मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 341 है वो ये व्यवस्था देता है, उसके तहत ये व्यवस्था की गई है कि भारत का जो राष्ट्रपति हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सिफारिश पर किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि प्रश्न संख्या जो 7 है उसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। इसमें पूछा जा रहा है कि 25 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते को क्या कहा जाता है? यानी जो 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में जो एक समझौता हुआ था उस समझौते को किस नाम से हम लोग जानते हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है शिमला समझौता, ऑप्शन बी है पंचशील समझौता, ऑप्शन सी है पूना समझौता और ऑप्शन डी है शांति समझौता। तो ये प्रश्न काफ़ी पॉपुलर है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये जो इस 8वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी पूना समझौता। 25 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में एक जो समझौता हुआ था उस समझौते को हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, पूना समझौते के नाम से जानते हैं। इस संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे कि 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड चार्टर में सबसे पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की बात की गई थी और इस बात से दुखी होकर के गांधी जी जो हैं वो अनशन पर बैठ गए थे और इसके बाद लगभग 25 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे हम लोग पूना समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौते के अंतर्गत सवर्णों की ओर से बात करने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय और दलितों की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस समझौते के कारण जो है वो अंबेडकर ने हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की जो उनकी मांग थी उसको उन्होंने वापस ले लिया था और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था 25 सितंबर 1932 को, इस समझौते को हम लोग पूना समझौते के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। इसमें आपको दो सूचियां दी गई हैं, सूची प्रथम और सूची द्वितीय। इन दोनों सूचियों के बीच में आपस में आपको सूची सुमेलित करना है। पहली सूची में जो आंदोलन है उनका नाम दिया गया है। पहला है पहला ए है सत्यशोधक समाज, बी है SNDP, सी है बहिष्कृत हितकारी सभा और डी है अखिल भारतीय सेवक संघ। इन अवधारणाओं के लिए जो इनके सामने जो क्रमशः नाम दिए गए हैं सूची द्वितीय के अंतर्गत, नंबर 1 राजा राम मोहन राय, नंबर 2 मदन मोहन मालवीय, नंबर 3 ज्योतिबा फूले, नंबर 4 BR अम्बेडकर और नंबर 5 पे श्री नारायण गुरु का नाम दिया गया है। तो इन सूची को आपस में सुमेलित करने के लिए जो कूट दिया गया है वो ऑप्शन ए है 4 3 2 1 का, ऑप्शन बी है 3 5 4 2, ऑप्शन सी है 1 2 3 5 और ऑप्शन डी है 5 3 4 1। आपको बताना है कि इनमें जो कौन सा ऑप्शन है जो प्रथम सूची और द्वितीय सूची को सही तरीके से सुमेलित करता है। तो इस सूची में जो सही तरीके से जो सुमेलित किया गया है वो है ऑप्शन बी का। ऑप्शन बी से मतलब ये हुआ कि 3 5 4 2 का जो क्रम है वो इस सूची 1 और सूची 2 को सही तरीके से सुमेलित करता है, क्रमबद्ध करता है। यानी जो सत्यशोधक समाज है वो ज्योतिबा फूले से संबंधित है। SNDP जो आंदोलन है या जो एक क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कि ये जो एक तरह से एक संगठन है, SNDP का मतलब श्री नारायण धर्म परिपालन संस्थान है। इसका जो गठन है वो श्री नारायण गुरु के द्वारा किया गया था। बहिष्कृत हितकारी सभा जो है वो BR अम्बेडकर से संबंधित है। 1924 में बम्बई में अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया था। और अखिल भारतीय सेवक संघ का जो निर्माण है, इसका जो संगठन है, इसका सृजन जो है वो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। यानी 30 सितंबर 1931 को बम्बई में ही पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक विशाल जनसभा हुई थी और इस जनसभा में सारे देश से अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना की गई थी। तो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले का है, SNDP श्री नारायण गुरु से संबंधित है, बहिष्कृत हितकारी सभा जो है वो BR अम्बेडकर से और अखिल भारतीय सेवक संघ जो है वो पंडित मदन मोहन मालवीय से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से 3 5 4 2 का जो कूट है वो इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है, सही तरह से सुमेलित किया गया है। अगला प्रश्न है जिसमें एक पुस्तक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 10। इसमें है प्रश्न की जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPI जिसको बोलते हैं के संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शंस हैं BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी काशीराम, ऑप्शन सी नानाजी देशमुख और ऑप्शन डी है लाल बिहारी बोस। तो आपको बताना है कि इनमें से किस राजनेता के द्वारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, आप में से बहुत सारे लोग इसका जो राइट आंसर है वो गेस कर चुके होंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए BR अम्बेडकर। तो BR अम्बेडकर महोदय के द्वारा ये जो है वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी RPI का जो गठन है 1956 में किया गया था। बाद में इसी पार्टी से 1970 के आसपास काशीराम जो थे वो इस पार्टी से जुड़े हुए थे और उन्होंने एक अलग दल जिसको हम लोग वामसेव दल के नाम से जानते हैं और बाद में इसका नामकरण 1884 में इसका नाम बदल करके बहुजन समाज पार्टी कर दिया गया था। तो ये जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है RPI है, इसका जो गठन है वो BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में किसने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को एक मूर्खतापूर्ण कदम बताया था। यानी महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने एक मूर्खतापूर्ण कदम कहा था।
इस प्रश्न के लिए जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें पहला है मोहम्मद इकबाल, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है नाम BR अम्बेडकर का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर महोदय ने 1942 के गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन को एक मूर्खतापूर्ण कदम बताया था और उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन को चलाने वाले राजनीतिक रूप से अपरिपक्व हैं। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने नौकरियों एवं शैक्षणिक सुविधाओं में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का सुझाव दिया था। यानी द्वितीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग था जिसके अध्यक्ष जो थे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि श्री दिलीप सिंह भूरिया थे, जिसका गठन 2003 में किया गया था। तो इस आयोग ने, आपको बताना है कि इस आयोग ने नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में कमज़ोर वर्गों और पिछड़े वर्गों के लिए उत्थान के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का सुझाव दिया था, प्रावधान किए जाने का विचार जो है वो सुझाव राष्ट्रपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया था। ऑप्शन हैं 21%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 27% और ऑप्शन डी है 8%। तो ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर है, सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी यानी 27%। तो ये जो दूसरा पिछड़ा वर्ग जो आयोग था उस आयोग ने ये व्यवस्था दी थी कि जो लोग योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं पाते हैं उनके लिए भारत सरकार जो है वो सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में 27% जो स्थान है वो सुरक्षित करे, वो उनके लिए आरक्षित करे, निश्चित करे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर है वो सही विकल्प है वो है ऑप्शन सी 27%। अगला सवाल प्रश्न संख्या 13 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में कौन सा उपबंध या अनुच्छेद जोड़ा गया है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 29(1) अनुच्छेद 29(1), ऑप्शन बी है अनुच्छेद 350(a), ऑप्शन सी है अनुच्छेद 370 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 30। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी अनुच्छेद 350(a। तो जो भारत सरकार के द्वारा जो संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि जो अनुच्छेद 29(1) है वो भी अल्पसंख्यकों से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि जो अनुच्छेद 29(1) है और अनुच्छेद जो 30 है यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन जो डी हैं वो धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद जो 350(a) हैं ये जो है वो भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 350(a) और अनुच्छेद 350(b) जो है वो भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है। इस प्रश्न के संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि भारत में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की स्थापना की जाए, आयुक्त की नियुक्ति की जाए। और भाषाई जो अल्पसंख्यक आयुक्त का जो मुख्यालय है वो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहेंगे, इसका मुख्यालय जो है वो इलाहाबाद में है और इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो कि कलकत्ता, बेलगांव और चेन्नई में स्थापित हैं। तो ये अनुच्छेद 350(a) और 350(b) जो है वो भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है और ऑप्शन बी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा कुल कितने धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है या अभिसूचित किया गया है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 9
और ऑप्शन डी है 5। यानी आपको बताना है कि जो भारतीय जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, उस आयोग के द्वारा, या कह लीजिए कि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा कितनी जातियों को या कितने धार्मिक समुदायों को भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में सूचित किया गया है। तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हम आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम जो कि 1992 में पारित हुआ था, इस अधिनियम के द्वारा भारत में 5 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अभिसूचित किया गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन डी। इन 5 धार्मिक समुदायों के अंतर्गत जो समुदाय आते हैं वो हैं मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी जो हैं वो भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में इनको अभिसूचित किया गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आज के इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, इसमें पूछा जा रहा है कि ट्राइब्स, कास्ट एंड नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है कि ट्राइब्स, कास्ट एंड नेशन जो पुस्तक है वो किस विद्वान के द्वारा, इनमें से किस विद्वान के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए है F.G. बेली, ऑप्शन बी है बैरियर एल्विन, ऑप्शन सी है आंद्रे बिताई और ऑप्शन डी में K.S. सिंह का नाम दिया गया है। तो आपको बताना है कि ये जो पुस्तक है वो इनमें से किसकी है। तो इस पर ये जो पुस्तक है, जो ट्राइब, कास्ट एंड नेशन जो नाम से जो पुस्तक है वो F.G. बेली की है। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि बैरियर एल्विन की जो पुस्तक है उसका नाम है द लॉस ऑफ नेवर, और जो आंद्रे बिताई की जो पुस्तक है वो पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, और K.S. सिंह की जो पुस्तक है वो है द शेड्यूल कास्टेस। ये जो बुक है शेड्यूल कास्टेस नाम से जो बुक है वो K.S. सिंह की है। द फ्यूचर ऑफ द बैकग्राउंड क्लासेस, ये जो है वो आंद्रे बिताई की पुस्तक है, और द लॉस ऑफ नेवर जो है वो बैरियर एल्विन की पुस्तक है। और ये जो पुस्तक यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ट्राइब, कास्ट एंड नेशन, ये जो पुस्तक है वो बैरियर एल्विन से संबंधित है, उनके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन ए जो है वो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों के बीच में इसे दूर दूर तक शेयर करके उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। साथ में जो बेल आइकन है, जो घंटी वाला बटन है, उसको दबाना, टच करना ना भूलें, जिससे जो मेरे आगे के वीडियो हैं वो आपको लगातार आपके पास तक पहुंचते रहें। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।